नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी पे। हिट द टारगेट इजी टू लर्न बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023, जिसका फॉर्म आपको 15 जून से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो है आप लोग बहुत सारे चैनल पर भटक भटक कर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे चैनल से जो आप पढ़ रहे हैं वो कंसाइज मटेरियल नहीं है। वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सम्मिश्रण से कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। एससीईआरटी और एनसीईआरटी के सम्मिश्रण से बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर भारत का संपूर्ण भूगोल की एचडी क्लास, इस एचडी क्लास में सारा मैप होगा, सारा फिजिकल डिविडेंट होगा, हिमालय का मैप होगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, केटू, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, नंदा पर्वत, सब कुछ होगा। भारत का कंप्लीट भौतिक विभाजन होगा। ओके साथियों, और ये पार्ट 1 है। और इस तरह से कुल लगभग इसमें 14 चैप्टर हैं, तो आपको लगभग 5 से 10 पार्ट देखने को मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये 10 के 10 पार्ट को देख लीजिएगा, तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी और चैनल पे जितना पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ सीखिएगा। क्योंकि यह पीडीएफ जो है, यह डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस, जो कि पूर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रह चुके थे, उनका पीडीएफ है। और आपको पता है कि उन्हीं के पीडीएफ से आपको डिटेल एनालिसिस के साथ आपका भाई, छोटा भाई सर्वेश करा रहा है। और पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सबके लिए क्लास रामबाण है। और अपना तो नारा है कि यह नौकरी हमारी है, शिक्षक तो बनना ही है, शिक्षक तो बनना ही है। और शिक्षक क्या है, तो शिक्षक समाज का उद्धारक है, समाज को चेंज करने वाला, क्रिएटिव नेचर का होता है। आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ साथियों, इस क्लास के बावजूद आपने जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर भारत का संपूर्ण भूगोल हमने एससीईआरटी से कराया है, ठीक, वो क्लास 9 के बुक से, उसको भी देखिए, एकदम महासंग्राम। ओके, फिर हमने आपको कराया है करंट अफेयर, तो हम डेली आपको कराते ही हैं डिटेल डिस्कशन के साथ। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। विदाउट करंट अफेयर आप बिहार के किसी भी एग्जाम को करेक्ट नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर का धुआं धुआं सीरीज आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है, तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके साथियों, और साथ ही साथ ये करंट अफेयर जो है, इसमें आपको जो कुमार गौरव सर का है उनका भी पीडीएफ दिया जाता है। उसके बाद कल्याणी मैम का भी पीडीएफ दिया जाता है। 3-4 सोर्सों से करंट अफेयर कराया जाता है। साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का पूरा क्लास करा दिया गया है। और डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस का जो है पॉलिटी, हिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस अवेलेबल है। साथ ही साथ बिहार 7th फेज के लिए मॉक टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराया गया है, जो कि किरण पब्लिकेशन के बुक से है, जो कि बिहार में किसी भी एग्जाम का सबसे अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। ओके, और डिटेल डिस्कशन के साथ है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ओके, इन सभी क्लासों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। इन सभी क्लासों को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। और आज का अपना प्यारा क्लास क्या है साथियों, आज का अपना प्यारा क्लास है ये क्लास है आपका अपना प्यारा क्लास। ओके, और इसमें हम पढ़ेंगे भारत का भू वैज्ञानिक शैल का समूह। ओके, आइए देखते हैं भारत ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत के भू संरचनिक संरचना। कहता है किसी देश की, आपको सबसे पहले तो ये सब जितने भी साथी हैं, वो हमारे जो भी जुड़े हुए हैं, उनको अगर ये नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर ये आपका क्या है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के बीचों बीच, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के बीचों बीच आपका कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर यहाँ 23.5 डिग्री पर होता है आपका कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री पर होता है क्या चीज, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास क्या होता है, सूर्य हमेशा लंबत चमकता है। और भारत जो है, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और हमने आपको पिछले क्लास में पूरा भारत के भौगोलिक विस्तार में कराया है कि भारत का पड़ोसी देश कौन है, बचपन में बीए का क्या ट्रिक है, उसके बाद कर्क रेखा मित्र प्रगमसा झार का क्या ट्रिक है, आंधी में छतुरा का क्या ट्रिक है, तो सारा कुछ कराया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से थोड़ा देखिए। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर इनके पीडीएफ से। ओके, कहता है किसी देश की भूगर्भिक संरचना हमें कई बातों की समझ में सहायता करती है, जैसे चट्टान के प्रकार, उसके चरित्र तथा ढलान, मृदा के भौतिक
एवं रासायनिक विशेषताएं, ओके, और खनिजों की उपलब्धता तथा पृष्ठीय एवं भूमिगत जल संसाधनों की जानकारी इत्यादि। कहता है भारत का भूगर्भीय इतिहास बहुत जटिल है। भूपटल की उत्पत्ति के साथ इसमें भी भारत की चट्टानों, ओके, भारत की चट्टानों की आरंभ हो गया है, ठीक। और कहता है इसके बहुत सी चट्टानों की रचना अध्यारोपण के फलस्वरूप हुई है। भूगर्भिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का, तो आपको पता है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो सारा लैंड एक ही जगह था। ऐसे जैसे मान लीजिए पृथ्वी है साथियों, तो यहाँ पर आपका पूरा लैंड था और इसको कहते थे पेंथालासा, और इसके सॉरी, इसको कहते थे पेंजिया, क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। और इसके चारों ओर इस तरह से पानी था जिसको क्या कहते थे, पेंथालासा कहते थे, ठीक। तो पृथ्वी जो है पेंजिया पर स्थल भाग था और चारों ओर पानी था। फिर क्या हुआ, किसी भौगोलिक संरचना की वजह से पृथ्वी की पेंजिया में फूट हुआ, और जब पेंजिया में फूट हुआ तो पेंजिया जो है इस तरह से दो भागों में बट गया। तो ऊपर के भाग को कहते हैं अंगारा लैंड और नीचे के भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है खास करके किस लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपका जो है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अमेरिका, ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और साथ ही साथ एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ये किसका भाग है, अंगारा लैंड का भाग है साथियों। ओके, तो भारत किस क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत किस लैंड का भाग है, तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। और भारत का सबसे प्रायद्वीपीय भाग जो है वो सबसे प्राचीन भाग है। और ये प्रायद्वीपीय भारत क्या है, तो आप जानते ही हैं भारत का जो नक्शा है उसमें जो यहाँ जो ऐसे करके दक्कन का पठार है, यही भारत का सबसे पुराना भाग है। और यही अफ्रीका से टूट कर शिफ्ट होते होते कहाँ आ गया है, यूरेशियन प्लेट में टकराया, हिमालय का निर्माण हुआ। सारा कुछ पढ़ेंगे आज के क्लास में, पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। आपका भाई 2 बार बिहार दरोगा, 2 बार बीपीएससी क्वालिफाई है, डिटेल्स आपको हर चीज समझाएगा, किसी भी और के चैनल से बेहतर 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 बेहतर। ओके, और यकीन मानिए साथियों, वजह तलाश करो हार जाने की, वजह तलाश करो हार जाने की, किसी के जिद पर पछताने से कुछ नहीं होता। ओके, अल्पाइन पर्वतोत्पत्ति उत्तरायण तृतीय काल में हिमालय पर्वत का उत्थान आरंभ हुआ और प्लेस्टीन युग में उत्तरी भारत में मैदान और क्या उत्पत्ति आरंभ हुई। भारत की भूगर्भिक संरचना संक्षिप्त आगे प्रस्तुत किया गया है, आइए देखिए। आर्कियन सेल का चट्टान, कहता आर्कियन सेल क्या है, तो देखिए आप लोग बार बार प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन, हो सकता है बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो पढ़े होंगे प्री कैम्ब्रियन, लेकिन क्या आपको पता है कि प्री कैम्ब्रियन क्या है, तो लंदन में एक पहाड़ है जिसका नाम है कैम्ब्रियन पहाड़, और उससे पहले का जो निर्मित पहाड़ है उसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, और उसके बाद जो बना है उसे कहते हैं पोस्ट कैम्ब्रियन। ओके, कहता है आर्कियन महाकल्प को प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना युग है। प्री मतलब कैम्ब्रियन युग से पहले, कैम्ब्रियन के पहाड़ से पहले। और कैम्ब्रियन का पहाड़ कहाँ स्थित है, तो ब्रिटेन में। यह मानव जीवन की अधिक पुरानी है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। कितने वर्ष, 4.6 अरब पूर्व हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति को लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक तथा औसत कैम्ब्रियन युग के समय तक पेलोजोइक युग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेलोजोइक। पृथ्वी के इतिहास का 86% 7% समय प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। आर्कियन शब्दावली के उपयोग सबसे पहले 1782 ईस्वी में किसने किया था, जेडी डाना ने। किसने किया था, 1782 में जेडी डाना ने किया था, जब पृथ्वी के सबसे पहले ठंड हुए तथा इन चट्टानों के निर्माण हुआ। वायुमंडल की उत्पत्ति क्रीमोथेसिस एवं प्रोटोसिंथेसिस जिन पर जीवन आधारित है। इन युगों में उत्पन्न हुई आर्कियन युग की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आर्कियन युग के चट्टानों में क्या नहीं पाया जाता साथियों, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, मतलब सरे के लिए जीव जंतुओं का अवशेष नहीं पाया जाता है। ओके ओके, आर्कियन चट्टानों में राबो क्रिस्टल से भरमार थे तथा इसमें भारी भ्रंश एवं विस्तृत मरोड़ पाए जाते हैं। इन चट्टानों में प्लूटोनो में अत्यंत विशिष्ट पाया जाता है। इस प्रकार चट्टानों के आधार पर संवेष्टि अथवा मौलिक नाइस कहते हैं। इस प्रकार विधि विश्व के सभी बलंदार पर्वत एवं पठारों की तलहटी में आर्कियन चट्टानें पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप की चट्टानों में भूगर्भीय इतिहास के लिए टी.एस. हेलैंड ने एक विशेष भूगर्भीय समय मापक तैयार किया। इस मापक के अनुसार भारतीय चट्टान को 4 युगों आर्यन, पैरेनिक, दरविन तथा आर्यन में विभाजित किया गया। इस भूगर्भीय समय मापक के अनुसार अरावली, कुडप्पा, विंध्यन और मेघालय का पठार तथा मिकरी की पहाड़ी आर्कियन युग में बनी है। ओके, तो पूछेगा आर्कियन युग में भारत का कौन कौन सा पर्वत है जो कि आर्कियन युग में बना है।
आर्कियन युग मतलब प्री कैम्ब्रियन युग से थोड़ा सा पहले का युग। तो उसमें क्या है आपका, अरावली है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन है। आप वो सब पढ़ाएंगे। धारवाड़ चट्टान कहाँ है, तो कर्नाटका में है। कुडप्पा कहाँ है, ओके। उसके बाद धारवाड़ जो है वो आपका जो दक्कन का क्षेत्र है उसमें ऐसे करके है। फिर कुडप्पा जो है कर्नाटका के क्षेत्र में है। विंध्यन जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। मेघालय का पठार कैसे प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, सब पढ़ाएंगे। मिक्री कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सारा कुछ होगा आपको डिटेल से, तो घबराइए मत, बस चैनल पर जुड़े रहिए, ओके। आर्कियन इस चट्टानों के विशेष रूप से ग्रेनाइट को लेकर गैब्रो तक की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें पाया जाने वाले खनिजों में आर्कोलॉजिकल, बायोटेक्निकल और ऑर्गेनिकल माइक्रोसॉफ्ट क्वार्टज और हेनाल्ड सम्मिलित है। भारतीय प्रायद्वीप में लगभग 2/3 भाग पर आर्कियन शैली हुई है। हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों के नीचे भी आर्कियन चट्टानें फैली हुई है, ओके। तथा भारतीय प्रायद्वीप में फैली हुई आर्कियन चट्टानों को निम्न वर्गों में रखा गया है। बुंदेलखंड, आपको पता है बुंदेलो हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ओके। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, तो आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसे कहते थे बुंदेलखंड, ओके। भाग पर आर्कियन शैली फैली। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा तमिलनाडु का विस्तृत है। बंगाल नाइस झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में विस्तृत है, इसका विस्तार है। नीलगिरी नाइस, आपको पता है कि नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहलाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। वैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है नायमुड़ी, जिसका ऊंचाई है 2695 मीटर, इसका विस्तार है। नीले भूरे लोग का गहरे रंग है कर्नाटक, केरल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान। अरावली, आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला जो है गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है, वो भी पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। आर्थिक महत्व, इन चट्टानों में सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, डोलामाइट, तांबा तथा मैग्नीज जैसी धात्विक खनिजों पाए जाते हैं। धारवाड़ तंत्र या प्रोटोजोइक संगठन, इस भूगर्भीय समय का विस्तार 2500 मिलियन वर्ष से पूर्व से लेकर, देखिए आराम से पढ़ना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आप इस पीडीएफ को समझ गए और 2 बार देखकर इसे याद कर लिए, यकीन मानिए इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना कोई पढ़ा ही नहीं। सब कह रहा है शिक्षक का एग्जाम है, बस इतने ही तो, बस इतने ही तो। अरे भैया शिक्षक का एग्जाम है, लेकिन शिक्षक का एग्जाम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर लेवल पर है ना, तो आराम से पढ़ना है। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, सभी साथी तो पीआरटी में है ही, फिर पीजीटी में है, फिर टीजीटी में है, सब में है, ओके। तो कहता है इस भूगर्भिक समय काल के विस्तार 2500 मिलियन वर्ष से लेकर 1850 मिलियन वर्ष तक है। यह भारत के प्राथमिक रूपांतरित परत चट्टान है। भारत में इसका प्रथम अध्ययन प्रोफेसर डी.एन. बार्डिस ने किया था। कौन किया था? डी.एन. बार्डिया ने किया था प्रथम अध्ययन। किसने किया था? डी.एन. बार्डिया ने किया था। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में था इसका निर्माण। अधिकतर आग्नेय निक्षेपों श्रेष्ठ और निश्चय हुआ है। धारवाड़ चट्टानों के विस्तार में 3 क्षेत्रों में हुआ है। दिल्ली का अरावली, दिल्ली श्रेणी, रिवाल श्रेणी से लेकर अलवर के दक्षिण प्रदेश तक, छोटा नागपुर पठार तथा मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र, मेघालय पठार तथा मिकरी पहाड़ी तक, कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिले में, जहां से इसका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी मदुरई जिले तक है, ओके। कहता धारवाड़ तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां निम्न प्रकार है। चैंपियन श्रेणी, यह श्रेणी मैसूर नगर के उत्तर पूर्व तथा बेंगलोर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जिसका विस्तार कहाँ है? कर्नाटक के रायचूर, आपको पता है रायचूर द्वीप, जो कि हिस्ट्री में आपको पूरा डिटेल से बताए थे मिडाइवल हिस्ट्री में, रायचूर द्वीप को लेकर ही किसके बीच में? बीजापुर के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के बीच में पूरा युद्ध होता था क्या, तो वहां बताए थे आपको पूरा है। कोलार जिले तक, तो सब कुछ जोड़ के कराएंगे, तो यही ना अपना खासियत है, जितना भी है सबको जोड़ तंग के आपको दिमाग में किसी तरह डाल देना है। इसमें सोने की खान, तो आपको केजीएफ मूवी भी देखे हैं, तो केजीएफ से याद आ गया होगा कि केजीएफ मूवी, यस भाई, हाँ, तो केजीएफ मूवी जो है रॉकी भाई का, उसमें भी क्या है आपका यही कोलार गोल्ड फील्ड्स माइन दिखाया गया, जो कि क्या है? चैंपियन श्रेणी का भाग है। उसके बाद चेल्पी श्रेणी, मध्य प्रदेश के बालाघाट, तो देखिए बालाघाट जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बालाघाट जिला कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। बालाघाट और छिंदवाड़ जिले में कुछ हिस्सों में विस्तृत धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। तो बालाघाट पर्वत श्रेणी कहाँ है? बालाघाट पर्वत श्रेणी है महाराष्ट्र में, लेकिन बालाघाट जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ना आए, क्योंकि ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आ सकता है, ओके। हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कोई कोताही नहीं करेंगे, ओके। इस श्रेणी में गिरी, पैलाइट, क्वार्टज, हरेपति, चपनार श्रेणी, बड़ोदरा, गुजरात, आसपास अरावली तंत्र के बारे में क्षेत्र में विद्यमान है। इसमें क्वार्टजाइट, कंग्लोमेरेट,
पैराइट, चूना पत्थर, स्लेट तथा संगमरमर की बहुलता है। कोजे टेट श्रेणी या श्रेणी मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में विस्तृत है। सकोल श्रेणी, रियोल श्रेणी, लो एक्स श्रेणी, इस श्रेणी की लंबाई 65 किलोमीटर तक विस्तृत है और मयूरभंज से कोकराझार तक। खोडेलाइट श्रेणी, सेंसर श्रेणी। देखिए उतना इंपॉर्टेंट ये सब श्रेणियां नहीं है, तो ज्यादा डिटेल हम वहां करेंगे। हमको पता है कि कहां से क्वेश्चन आएगा, तो हम उसको डिटेल करेंगे। कुड़प्पा तंत्र शैल, स्लेट, क्वार्टर तथा चूना पत्थर जैसे चट्टानों से निर्मित है। कुड़प्पा तंत्र की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। कुड़प्पा तंत्र के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, मतलब सड़े हुए जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों का नामांकन आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर किया गया। किसके नाम पे? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा। तो धारवाड़ कहाँ का जिला था? कर्नाटक के जिले के नाम पर धारवाड़। और कुड़प्पा तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक जिले के नाम पर कुड़प्पा। इजी है। यह अर्धचंद्राकार रूप में इसका विस्तार है। यहाँ अनेक क्या है? चट्टाने, मोटाई 600 किलोमीटर तक। इसकी मुख्य कारण क्या है? भूसन्नति अवसादों के निरंतर बढ़ने से इन चट्टानों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में हुआ है। लघु हिमालय के क्षेत्र में, ओके, आपको पता है लघु हिमालय के बाद शिवालिक आता है, तो लघु हिमालय तक कुड़प्पा श्रेणी है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान और अलवर में, और आंध्र प्रदेश कुड़प्पा में। कुड़प्पा तंत्र की प्रमुख श्रेणियां है पापाघानी श्रेणी, ओके, बिंद तंत्र। तो पापाघानी श्रेणी कहाँ है? इस श्रेणी का नामांकन आंध्र प्रदेश की पापाघानी नदी से हुआ है। इसका प्रमुख चट्टान में चूना पत्थर, स्लेट, बलुआ पत्थर, सलेल, क्वाटाजारी, संगमरमर पाई जाती है। इसमें बेगमा, ये याद इंपॉर्टेंट नहीं है। कुड़प्पा आपसे बस इतना पूछेगा, कुड़प्पा श्रेणी का चट्टान कहाँ पाया जाता है, तो आप बता दीजिएगा कुड़प्पा श्रेणी का चट्टान कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ओके, कुड़प्पा चट्टानों में क्या क्या मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुड़प्पा श्रेणी के चट्टान में निकेल, कोबाल्ट, संगमरमर, जस्पर, बलुआ पत्थर, स्लेट, क्वाटाजाइट, मैग्नीज, एस्बेस्टस, घटिया प्रकार के लोएक्स, भवन निर्माण की सामग्री मिलती है। कुड़प्पा तंत्र की चट्टान में धातुएं कम पाई जाती है। धातुएं ज्यादा किसमें पाई जाएगी? धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। अगर आपसे पूछे सोने की खान किस चट्टाने में होगी, तो धारवाड़ क्रम में चट्टाने में। हीरे की खान किस में होगी? धारवाड़ क्रम के चट्टान में। ओके, और कुड़प्पा श्रेणी के चट्टान में क्या होगी साथियों? संगमरमर का, कोबाल्ट का, निक का, जिंक का, जस्ता का, इस सब का खान। अब विंध्यन क्रम, तो विंध्यन क्रम के बारे में कौन नहीं जानता है कि मध्य प्रदेश में है। इसका नामांकन विंध्य पर्वत से हुआ है। यह पर्वत गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच का एक विभाजक रेखा। आपको पता है किस तरह से, इस तरह से जो भारत है, तो यहाँ आपका इस तरह से विंध्यन पर्वत है। और विंध्यन पर्वत क्या करता है? तो गंगा और नर्मदा के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, पता ही होगा। ओके, और साथ ही साथ उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी क्या करता है? सेपरेट करता है। कौन? विंध्यन पर्वत श्रेणी। ओके, और इसका जो विस्तार है बिहार के सासाराम, तो आपको पता है बिहार के सासाराम और रोहतास में कुछ क्षेत्र में ये विंध्यन क्रम के चट्टान है। इसीलिए रोहतास में डोलामाइट जो है वहां पे चूना पत्थर का उत्पादन होता था, तो सीमेंट का फैक्ट्री था, डालमिया नगर है था। ओके, चित्तौड़ का लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। इसमें अब शादी निक्षेप की बहुलता होने के कारण कई स्थानों पर इसकी मोटाई 4,000 मीटर तक पाई जाती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट विंध्य पर्वत और अरावली के लगभग 800 किलोमीटर तक अलग करता है। और अरावली और विंध्य के बीच क्या है? तो इस तरह से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तथा विंध्य तंत्र की प्रमुख श्रेणियां निम्न प्रकार है। बंडेर श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट है। विंध्य श्रेणी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक पर्वत श्रेणी जो है अपने बिहार में भी है, तो ये बिहार के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनता भी है। बंडेर श्रेणी, इस श्रेणी का विस्तृत विंध्यन पर्वत की पश्चिम भाग से अच्छे किस्म के भवन निर्माण, चट्टाने, हीरा और बहुमूल्य रत्न श्रेणी में पाए जाते हैं। आपको पता है कि पन्ना हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस श्रेणी की चट्टान है? विंध्य क्रम की श्रेणी में, कैमूर श्रेणी। यह श्रेणी बघेलखंड, बघेलखंड आपको राजा बघेल की भूमि बघेलखंड जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ओके, की मध्य फैली है। कंगर, मेटेर, बालू, बालू पत्थर और शैल इस श्रेणी के प्रमुख चट्टान है। इसमें लाल बलुआ पत्थर की भी प्रचुरता है। इसका भारत के कई इमारतों में निर्माण होता है। बिजवार श्रेणी, इस श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में इनका निर्माण काल बलुआ पत्थर, क्वाटाजाइट और बालू पत्थर से हुआ। आर्थिक महत्व, विंध्य क्रैनिक चट्टान में क्या पाया जाता है? बालुआ पत्थर पाया जाता है, भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान है। ओके, और गोलकुंडा के हीरे की खान से क्या निकला था? कोहिनूर हीरा। और आपको डिटेल से पढ़ा है कोहिनूर हीरा के बारे में। उसको सबसे पहले कोहिनूर किसने कहा था? नादिर शाह ने कहा था। जब नादिर शाह आया था दिल्ली, कब? 1739 में। पूरा डिटेल कराया है आपको। तो जब नादिर शाह दिल्ली आया था, तो जब जैसे वो दिल्ली गया तो तख्ते ताउस में देखा एकदम लगा हुआ है। देखा भैया कि तख्ते ताउस में, बोला ये तो एकदम कोहिनूर मतलब क्या होता है? रोशनी का पर्वत। तो उसने नाम दिया इसे कोहिनूर, और फिर लेकर अपने साथ चला गया था। और फिर जो है शाह सुजा ने क्या किया?
रंजीत सिंह को लौटा दिया और रंजीत सिंह का बेटा दिलीप सिंह जो है उसको ले जाके किसे दे दिया, महारानी विक्टोरिया को, और उसका 3 टुकड़ा कर दिया। पूरा आपको डिटेल करा दिए हैं, आप लोग देखते हैं हमारा चैनल पर, अगर आप जुड़े हैं तो आप सब जानते होंगे, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जान जाइएगा। आगरा किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली का बिरला मस्जिद, सांची का बैज दस्तूप इत्यादि ऐतिहासिक अधिक प्रसिद्ध इमारतों के निर्माण में विभिन्न कलर के लाल भरुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। कहता है पुराजीवी समूह कैमरियन या स्कारफीफेनस काल तक। पूर्वाजीवी महाकल्प के अंतर्गत कई कल्प आते हैं तथा आर्किवेशियन, सुलिवेरियन, डोवेलियन, कॉर्बिफेरस तथा पंबियन भारतीय भूगर्भीय समय मापदंड के द्रविड़ महाकल्प के नाम से जाने जाते हैं। यह पूरा महाकल्प की अवधि 570 बिलियन वर्ष से 24.5 बिलियन वर्ष पूर्व तक माने जाते हैं। इस महाकल्प में ही पृथ्वी के जीवन के प्रत्येक प्रथम संकेत मिलते हैं। इस क्रम में चट्टान का विस्तार जम्मू कश्मीर से पीर पंजाल, हंदवाला, हिंद घाटी, हिमाचल प्रदेश की स्पीति, कांगड़ा, शिमला तथा उत्तराखंड के गढ़वाल और कमायूं श्रेणी में मिलता है। इस महाकल्प में पेंजिया का विभाजन हुआ था तथा 33 सागर अस्तित्व में आया था। ओके, तो पेंजिया आपको बता दिए हैं कि क्या है, और 33 सागर आपको बता दिए कि पूरा पृथ्वी पर एक ही लैंड था जिसे हम लोग क्या कहते थे, पेंजिया, और उसके बाद के क्षेत्र को क्या कहते थे, पेंथालासा कहते थे। ओके, भारतीय भूगोलिक समय माप कर में पूरा जीवित तंत्र, गोंडवाना क्रम के निर्माण प्रवर कार्बोफेरस काल में, जुरासिक काल में नदी बेसिन तथा झीलों से निर्विक्षेपण हुआ है। बाद में इसका मेसोजोइक महाकल्प, गोंडवाना तंत्र। मेसोजोइक का अर्थ है मध्य जीवन। भूगर्भिक समय मापदंड की वजह से वह अवधि जिसमें चट्टानों में अकोस्फेयर के जीवाश्म पाए जाते हैं। गोंडवाना तंत्र की प्रमुख नदियां हैं पाचे श्रेणी, तलचा श्रेणी, तमदुआ श्रेणी। आर्थिक महत्व, ओके, फिर कटेशियस तंत्र का दक्कन ट्रैप, तो आपको पता है कि दक्कन ट्रैप से क्या होता है, मेघालय की पर्वत श्रेणियां अलग होती है। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। तृतीय तंत्र, कैलोजोइक महाकल्प, चतुर्थ महाकल्प संरचनाएं, आपको पीडीएफ तो मिल ही गया होगा। करेवा मिट्टी, तो करेवा मिट्टी जानते हैं, करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाला अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। ओके, क्या होता है एक्चुअली में, तो जब मान लीजिए दो पर्वत है इस तरह से कोई पहाड़ है, यहाँ से नदियां आई और इधर भी एक क्या है, पर्वत है, इसके बीच में क्या होता है, धीरे धीरे अवसाद जमा होते 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 मिट्टी का निर्माण करता है, जिसे करेवा मिट्टी कहते हैं। और करेवा मिट्टी में ही क्या होता है, आपको केसर की खेती होती है। किसकी खेती होती है, केसर की खेती। कश्मीरी बोली में करेवा का अर्थ होता है ऊपरी उठी हुई भूमि। गॉडविन ऑस्टिन 1859 में करेवा शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ओके, और गॉडविन ऑस्टिन ही यहाँ गया था, इसीलिए इनके नाम पर एक चोटी भी है, गॉडविन ऑस्टिन चोटी। करेवा तलछट में कश्मीर बेसिन के पेलोजोइक मेसोजोइक तलछट के ऊपर पाए जाते हैं और वे छत, पठारों और टीलों के रूप में होते हैं। करेवा तलछट, करेवा का निर्माण किस काल में हुआ है, प्लेस्टोटेनिस काल में हुआ है। पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण के दौरान हुआ है और 5000 वर्ग किलोमीटर की झील का निर्माण के बाद हुआ, और बाद में पानी घट गया और ऊपरी पहाड़ों में घाटियों का करेवा। और इसमें किसकी खेती होती है, कैसर की खेती। ओके, तो कैसर की खेती कहाँ होती है, पुलवामा में। आई है, अब हम लोग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि सर फूक फाक के चले गए, हमने सिर्फ वो पढ़ाया जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज करेंगे जहां से क्वेश्चन आएगा। ओके, हिमालय भारतीय भूगर्भिक संरचना के एक अभिन्न अंग है। यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 2500 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। इसकी रचना किस काल में हुई है, तो टर्सरी काल में हुई है, अल्पाइन भू संरचना के कारण हुई है। हिमालय के पश्चिम में 400 किलोमीटर चौड़ा एवं पूर्व में 160 किलोमीटर चौड़ा है। यह पश्चिम से पूर्व की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। क्या है, पश्चिम से पूर्व के अच्छे, मतलब ऊपर पे क्या है, ऊपर पश्चिम में पूर्व, पूर्व की ओर ऐसे। देखिए हिमालय कैसे बना, तो पहले ये आया ऐसे टकराया, फिर ऐसे ऐसे जो टकराया क्या ऊपर उठ गया ज्यादा, और ये कम चौड़ा है पूर्वी भाग, और ये पश्चिमी भाग क्या है, थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। इसका प्रारंभ अब प्रमुख कारण अब सारे सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है। पूर्व में दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्व में स्थिति पर्वत क्षेत्रीय पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचे है। देखिए एवरेस्ट कहाँ है, हिमालय के पूर्वी भाग में है। पश्चिमी भाग आपको पता है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। ओके, तो यहां से क्वेश्चन खूब आएगा, तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नंगा पर्वत पढ़ा है ना, नामचा बरुआ बताए। हिमालय की कैसा शेप है, तो बो आकार का है। इसे बो आकार मतलब क्या है, धनुष आकार, राम जी धनुष की तरह। ओके, इसका प्रमुख अभिसारी सीमांत बल था। पूर्व में दबाव बल अधिक होने के कारण, इसीलिए तो थोड़ा आज वीडियो के साथ आए, क्योंकि आपको बता सके कि कैसे ऐसे टकराया, तो कैसे ऊंचा उठ गया, कैसे नीचे हो गया, ठीक है, सारा कुछ। भूगोल थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा मजे के साथ पढ़ना चाहिए, और एचडी क्लास से सब कुछ दिखाते हुए आपको पढ़ाएंगे। इसका प्रमुख कारण अवसारी सीमांत बल था तथा इसी कारण माउंट एवरेस्ट तथा कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में पूर्वी भाग में स्थित।
आप कहिएगा सर जी K2, तो आपको पता है कि K2 जो है वो हिमालय का भाग है ही नहीं, वो ट्रांस हिमालय का भाग है, जो कि पश्चिमी भाग में है, जम्मू कश्मीर में। सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होना चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है, उठना चाहिए, तभी आप एक जागरूक विद्यार्थी होंगे, ओके, और ज्यादा सीख पाएंगे। और अपने विद्यार्थियों को भी क्या करना है, शिक्षक बनने के बाद सवाल पूछने पर प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि सवाल पूछने के बाद ही तो क्या होता है, जानकारी इनहेंस होता है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरेशिया प्लेट के आपस में टकराने से हुई है। दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर में अवसादों के बलन के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ओके, ओके, और कहता है तो हिमालय फैला है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हिमालय ट्रांस हिमालय है, तो इस तरह से देखिए कैसे आ रहा है, तो ये लैंड इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब जैसे आप अभी पढ़े होंगे, इस तरह से आपका क्या है, इस तरह से आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका का आप पढ़े होंगे कि यहाँ पूर्वी तट पर क्या है, ऐसे करके पूरा बलन हो गया है, भ्रंश हो गया, ये टूट रहा है। ओके, तो इसी तरह यहाँ पर आप पढ़े होंगे मेडागास्कर है। ओके, और यहीं पर आपका क्या था, यहाँ पर ऐसे इंडिया था, और यहीं पर ऐसे ऑस्ट्रेलिया था। ठीक, ऑस्ट्रेलिया टूट कर इधर चला गया और इंडिया टूट के इधर चला गया, और जब इधर इंडिया आ रहा है, 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 इंडिया क्या करता है, आता है, जैसे एक बार ही तो धक्का मार के रुक नहीं जाएगा। अभी कभी आप गाड़ी को टकराते देखें, एक बार ऐसे ठोका फिर हट गया, जैसे ठोका हटा तो बृहत हिमालय, फिर ठोका फिर तनी सा हटा, जब एक बार टक्कर होगा तो क्या होगा, गति कम होगा, ऐसे ठोका फिर पीछे घट गया, ऐसे मारा, एक बार ऐसे मारा फिर रुक गया, फिर ऐसे मारा, फिर ऐसे, 3 बार टक्कर हुआ, इसलिए 3 पर्वत श्रेणियां बनी, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ओके, और उससे पहले उस क्षेत्र में पर्वत थी भी ऊंची ऊंची, और ये 33 सागर का भाग था पर्वत के नीचे का, तो वो हम पढ़ेंगे, उसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस मतलब होता है पहले, हिमालय मतलब हिमालय से पहले। ओके, हिमालय पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर फैला, इस पर आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और उत्तर पूर्वी हिमालय। आइए पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए हमने बोला था कि एचडी क्लास है, और एचडी क्लास है साथियों। सबसे ऊपर के भाग को क्या कहते हैं यहाँ पर, तो आपको कहते हैं काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, तो याद रखिएगा, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, और उसके बाद जास्कर, तब क्या है बृहद हिमालय, तब क्या है आपका बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय, तब क्या है आपका शिवालिक। ओके, और इधर का जो भाग है इसे कहते हैं पूर्वी हिमालय, और जब ऐसे टकराया तो टकराते हुए नीचे की ओर ऐसे झुक गया पूर्वी भाग, और जब पूर्वी भाग नीचे की ओर झुक गया तो यही भाग आपको कहाँ मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, वो भी हिमालय का ही निमज्जित भाग है। निमज्जित भाग का मतलब होता है वैसे भाग जो क्या हुए, समुद्र के अंदर डूब गए हो। ओके, हम लोग पढ़ेंगे फिर कि हिमालय का भौतिक विभाजन भी पढ़ेंगे, किसके आधार पे, नदियों के आधार पे, कि सिंधु और सतलज के बीच को क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय। ओके, तो यहाँ ही कर लेते थोड़ा सा, यहाँ देखिए सिंधु है और ये सतलज है, तो इसके बीच को क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय कहते हैं। ओके, और हिमालय का जो ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर विभाजन है, कोस ने क्या था, सिडनी बुराड ने क्या था, नदियों के आधार पे से समझे, सिडनी बुराड ने, तो पूछ आ सकता है, तो लिख देते हैं यहाँ सिडनी। उसके बाद सतलज से लेके काली नदी के भाग को क्या कहते हैं साथियों, तो इसे कमायु हिमालय कहते हैं। ओके, उसके बाद ये जो हिमालय का सबसे चौड़ी पट्टी जो है नदियों के आधार पर, काली नदी से लेकर तिस्ता तक, इसे कहते हैं नेपाल हिमालय, और ये लगभग 816 किलोमीटर चौड़ा है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी भाग में मिलती है, किसमें, नेपाल हिमालय में, माउंट एवरेस्ट हो या कंचनजंगा हो या क्या मकालू हो, मानसालू हो। उसके बाद असम हिमालय है, तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का भाग क्या कहलाता है, यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र है तो यहाँ तक के भाग क्या कहलाता है, असम हिमालय कहलाता है, और असम हिमालय, और उसके बाद नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डूबा हुआ है। आइए पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। यह बृहद हिमालय से उत्तर में स्थित है, इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है। इस हिमालय के अंतर्गत कैलाश, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम जैसी पर्वत श्रेणियां स्थित है। इस भाग में वनस्पति नहीं पाई जाती। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की पहली ऊंची चोटी काराकोरम गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, गॉडविन ऑस्टिन पहुंचा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, गॉडविन ऑस्टिन चोटी रख दिया गया है। ओके, तो यह चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आपको बता दी सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो राकापोसी चोटी भी यहाँ स्थित है, और कहते हैं
विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? राकापोसी। और कहा जाता है भगवान शंकर जो है इसी चोटी पर अंतर ध्यान है, बाबा महाकाल। ओके, और इसीलिए कहते हैं आज तक कोई भी पर्वत आरोही राकापोसी पर्वत श्रेणी पर नहीं चढ़ पाया है। बोलिए महादेव की जय, जय महाकाल। राकापोसी चोटी स्थित है, यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर गांठ के पूर्व और कैलाश श्रेणी तक फैली हुई है। इस श्रेणी में विभिन्न ग्लेशियर स्थित है। उदाहरण के लिए विश्व प्रसिद्ध सियाचिन, बैफ्रो हिमनस ग्लेशियर और क्या है बाल्टोरो। तो सियाचिन आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची रणस्थली क्या है? सियाचिन है। युद्ध होता है। ग्लेशियर मतलब होता है बड़े बड़े पर क्या चीज? बर्फ के टुकड़े। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ओके, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITSZ, ITSZ। अब देखिए ITSZ, अब ये हम बता सकते हैं ना, इसका मतलब होता है इंडियन तिब्बत सचर जोन। इंडियन भारत तिब्बत सचर जोन से अलग होती है। तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किससे अलग होती है? इंडो तिब्बत सचर जोन से अलग होती है। ये क्वेश्चन बन गया है। हिमालय से जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच होकर सिंधु नदी बहती है। आपको पता है कि सिंधु नदी दमचक में लद्दाख के पास इंटर करती है। कहां? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य। और देखिए इस तरह से नीचे है जास्कर और ऊपर है लद्दाख, और यहां से दम सिंधु नदी जा रही है पहाड़ों के बीच से गॉर्ज बनाते हुए। ओके, लद्दाख श्रेणी से बूजी नामक स्थान पर काटकर भारत के अंदर गॉर्ज करने। ये बूजी नामक स्थान के पास ही आपका क्या है? दमचौक। ओके, काटकर भारत में इसके सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज 5200 मीटर गहरी है। गोर्ज मतलब क्या होता है? काट के गिर गया पहाड़ को काट के। और सिंधु कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। 9 क्लास में पूरा डिटेल में बताए हैं। बृहद या महान हिमालय कहता है इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, इसलिए यहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है। ओके, और कहता है इस हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक है। यह हिमालय सबसे प्राचीनतम है। इसकी रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। मान हिमालय लघु हिमालय के NTCT द्वारा अलग होता है। विश्व की NTCT द्वारा, NTCT बता दिए किसके? NTCT का मतलब क्या होता है? NCT। ओके, तो महान हिमालय लघु हिमालय से नेशनल थ्रस्ट जोन, नेशनल थ्रस्ट जोन से अलग होता है। ठीक है, और द्वारा विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियों हिमालय पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। माउंट एवरेस्ट या सागर माथा, माउंट एवरेस्ट कहाँ कहते हैं? तो इंडिया में, नेपाल में सागर माथा, और जम्मू यहाँ चीन में क्या कहते हैं? चोमू लांगमू। ऊंची चोटी हिमालय में स्थित है। ओके, यह चोटी नेपाल में स्थित है। बृहद हिमालय का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, और बृहद हिमालय का पश्चिमी ढाल दक्षिण की ओर तीव्र है तथा उत्तर की ओर क्या है? मंद है। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल दक्षिण की ओर क्या है? नीचे की ओर तीव्र है, और उत्तर की ओर मंद है। इस स्थिति के कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल है। बृहद हिमालय में अभिसारी बल किसको कहते हैं? तो वही टकराने वाला बल। बृहद हिमालय में मध्यवर्ती भाग में गंगा, यमुना और उसका सहायक नदियों का उद्गम है। इस पर्वत श्रेणी से काटकर बहने वाली नदियां अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंध आदि है। तथा माउंट एवरेस्ट ऊंचाई है 8848 मीटर। कंचनजंगा 8598 मीटर। मकालू 8448 मीटर। नंगा पर्वत 8122 मीटर। नंगा पर्वत को नंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वनस्पति के नाम पर कुछ भी नहीं है। नंदा देवी, तो आपको पता है नंदा देवी कहाँ स्थित है? ओके, उत्तराखंड में। केदारनाथ, ओके, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नामचा बरुआ। नामचा बरुआ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर। और अभी वर्तमान में चीन इसमें घुसा हुआ है। ओके, तो देखते हैं चीन को कैसे निकालना है। आप लोग पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, चीन को निकालेंगे। यह महान हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है तथा इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर। इस पर्वत उत्तर दिशा में NCT और दक्षिण दिशा में MBF। MBF का मतलब क्या हुआ? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट संरचना स्थित है। हिमालय के मध्य कुछ घाटियां स्थित है। इसमें प्रमुख घाटियों में कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी इत्यादि प्रदेश है। घाटियां किसको कहते हैं साथियों? तो दो पर्वतों के बीच के समतल मैदान को क्या कहते हैं? घाटियां कहते हैं, जहां पर आदमी निवास कर सके। और ये कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी सब क्या है? इसी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी एवं संरचना पाई जाती है जिसे केरवा कहते हैं। कश्मीर घाटी में मिट्टी की एक बेहद संरचना पाई जाती है जिसे करेवा मिट्टी कहते हैं। और करेवा मिट्टी के बारे में तो पूरा डिटेल करा दिए ना, वहाँ केसर का खेती होता है।
और कैसे बनता है वो भी बताए थे। नदियां आती है, विलीन हो जाती है, धीरे धीरे बड़ी बड़ी मिट्टियां ग्लास में छोड़ते जाते हैं और उससे जम जाता है। और आपको पता है कि कश्मीर में जो है हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो आपका अगस्त्य ऋषि है उसने कश्मीर में डल झील को काट कर नदियां बहाई थी ताकि क्या हो सके, कश्मीर में वो रह के ओम नमः शिवाय का जाप कर सके। नहीं तो कश्मीर में पानी भरा हुआ था, बहुत बड़ा लेक था, और वही जो पानी बहा दिया तो बहाने के बाद पानी खत्म हो गया और वहां बच गया करेबा मिट्टी। ओके, लघु हिमालय श्रेणी, हिमालय श्रेणी या महाभारत श्रेणी भी कहा जाता है। लघु हिमालय के पश्चिमी से पूर्व की दिशा में निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है या कांगड़ा तथा कुल्लू घाटी में है। और कहता है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, तो ये पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। और महाभारत श्रेणी नेपाल और मसूरी श्रेणी कहाँ, उत्तराखंड में। तथा धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं साथियों। और ये जो मर्ग है ना, ये मर्ग जो है भेड़ के लिए बहुत जरूरी है। और इसको जब भेड़ खाता है तो उसके शरीर पे बहुत तेजी से बाल आता है। जब तेजी से बाल आता है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, और बकरी भी पाया जाता है जो पासमीना ऊन देता है, तो सबका यहाँ गुलमर्ग सोनमर्ग ये सब क्या है, घास। तथा उत्तराखंड में से बुग्याल या पयार कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में से क्या कहा जाता है, बुग्याल या पयार। लघु तथा मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के बीच भारत में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उदाहरण शिमला, चक्राता, मैसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि। लघु हिमालय और महान हिमालय के मध्य काठमांडू घाटी स्थित है। ओके, अब शिवालिक, शिवालिक को बाह्य हिमालय कहते हैं। और कहते हैं कि यह जो है जब दोनों हिमालय बन गया तो ऊपर से जो अपर्दन से मिट्टियां आई उसी से शिवालिक का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ऊपर से अपर्दन से जो मिट्टियां आई उसी से एक पर्वत श्रेणी निर्माण हो गया जिसे क्या कहते हैं, शिवालिक। तो हिमालय की सबसे, हिमालय के दक्षिण में श्रेणी में शिवालिक है। यह हिमालय का, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ओके, और हिमालय के अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कम है। ओके, और आपको पता है कि बिहार के एक जिले में शिवालिक श्रेणी की आई हुई है, वो जिला क्या है, पश्चिम चंपारण, और वहीं से निकलता है बूढ़ी गंडक नदी। ओके, सब आपको कराएंगे, कराए हैं बिहार स्पेशल में, अगर आप नहीं देखें तो देखिए। और जितना हम करा रहे हैं ना, यकीन मानिए जितना प्यार से करा रहे हैं, जितना दुलार से करा रहे हैं, नूनू बाबू की तरह करा रहे हैं, उतना प्यार और दुलार से कोई नहीं कराएगा। और इतना प्यार और दुलार से देखिएगा तो यकीन मानिए आप शिक्षक नहीं बेहतर शिक्षक बनिएगा। और भाई को याद रखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो चैनल को जरूर कर दीजिएगा। करिएगा कि नहीं करिएगा, बोलिए ना, कर दीजिएगा ना, बिल्कुल कर दीजिएगा। और जितने भी हमारे महिला साथी देख रही है वो भी कर देंगे, ठीक है ना। इस औसत ऊंचाई 6,600 से 1,500 मीटर है। यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार पाकिस्तान के कोटवार बेसिन से असम के देहांग तक है। हिमालय और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाई पाई जाती है। पश्चिमी इन्हें दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। तो दून देहरादून और द्वार हरिद्वार। तो गंगा नदी हरिद्वार में ही क्या कहती है, मैदान में प्रवेश करती है। ओके, और हरिद्वार और दून द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून तथा हरिद्वार आदि। शिवालिक श्रेणी के नीचे के भाग में तराई कहा जाता है। तराई, और तराई में क्या होता है, तो देखिए जब हम लोग नदी पढ़ रहे थे, पढ़े थे, नदियों का उत्पादन होता है, उसके बाद भाबर क्षेत्र, उसके बाद तराई क्षेत्र आता है, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर, और उसके बाद डेल्टाई क्षेत्र। तो यही तराई क्षेत्र में क्या होता है, तनी पानी लगा हुआ रहता है थोड़ा सा, इस वजह से यहाँ मच्छर उच्छर ज्यादा रहता है। उत्तर पूर्वी हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील मतलब चीन से। और 3 देशों में बहती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। ओके, और कहते हैं कि वहां इसे कहा जाता है दिहांग। भारत में जब आता है इसे, वहां इसे कहा जाता है सांगपो। फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और ब्रह्मपुत्र कहा तो असम में, और फिर उधर जाता है तो जमुना हो जाता है, और फिर पद्मा, मेघना बन के पद्मा में मिलता है, और मेघना के नाम से कहाँ चला जाता है। इस हिमालय की ज्यादातर पानी में छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होता है। यहाँ अनेक जनजातियां झूम कृषि करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में फैली हिमालय श्रेणियों के भाग है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, एक बात याद रखिएगा, सिर्फ आपका भाई बता रहा है, छोटा भाई बता रहा है, अरुणाचल प्रदेश में जो डाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, मिश्री पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और पटकाई बूम है ना, ये सब पहाड़ी के साथ साथ वहां के जनजाति का भी नाम है। अगर आपसे पूछ दे डाफला जनजाति कहाँ रहती है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिरी अरुणाचल प्रदेश, मिश्री अरुणाचल प्रदेश, अबोर अरुणाचल प्रदेश। ओके, नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, असम में मणिपुर, नागालैंड में बघेल पहाड़ी। ओके, मेघालय में गोरो खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। तो ये आपका हिमालय का भाग नहीं है साथियों, ये किसका भाग है, ये भाग है दक्कन के पठार का भाग है। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, और त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी, और असम में मिकरी पहाड़ी, ये सभी क्या हिमालय का भाग है साथियों। ओके, हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, तो हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन कौन किया था, तो शुरू में भी बताए थे सिडनी बुराड।
ओके। और हिमालय के नदी घाटी के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर कई भागों में विभाजित किया गया है। इसका विवरण देखिए, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ओके। अगर रहता तो ये सब हम आराम से लिख लिख कर कराते, और सिर्फ वही कराते जो जरूरी था, ठीक। तो हिमालय के नदी घाटी में आधार पर भी पश्चिम से पूर्व की ओर कई भागों में विभाजन किया गया है। इसका विवरण है, पंजाब हिमालय, तो इस सिंधु से लेकर सतलज के भाग को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। इसे पुनः कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ओके। उसके बाद है कमायू हिमालय, सतलज से काली नदी के भाग को कमायू हिमालय या उत्तराखंड हिमालय भी कहते हैं, ओके। उसके बाद है आपका नेपाल हिमालय या काली और तिस्ता के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। और यही काली नदी का जो लिपुलेख दर्रा है, वहीं से नेपाल हिमालय स्टार्ट होता है। तो लिपुलेख दर्रा को एक बार नेपाल ने क्या किया था, अपने बाउंड्री में दिखा दिया था, तो इस पे विवाद भी हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। इस तरह से देख रहे हैं, इंडस और सतलज के बीच के कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय, ठीक। उसके बाद यहाँ सतलज से लेकर काली नदी के भाग को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली नदी के भाग के तिस्ता नदी के भाग को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय, जो कि सबसे चौड़ा है। और उसके बाद असम हिमालय। तो विविधताएं सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, असम हिमालय में पाई जाती है। दिहांग वर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, जहां से पूर्वांचल या उत्तर पूर्वी हिमालय कहा जाता है। इसका विस्तार भारत के 7 राज्यों में पाया जाता है। भारत के प्रमुख दर्रे, अब दर्रा किसको कहते हैं, व्हाट इज ए दर्रा, व्हाट इज ए दर्रा क्या है, ओके। पासेज, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन पासेज। तो दो पहाड़, जैसे एक पहाड़ ऐसे है, फिर एक पहाड़ ऐसे है, उसके बीच से क्या है, ऐसे करके पतला सा रास्ता है, और प्राकृतिक रास्ता है, सालों भर हो सकता है खुला रहे या ना रहे, बर्फ से ढक भी जाए, उसे क्या कहते हैं, दर्रा। भारत में अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं। दर्रा का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की जगह जो नीचे की ओर दब गई हो या संरचना पाने जगह हो। भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन खिसकना आदि गिरने के कारण निर्माण होता है। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहते हैं, दर्रा। और हाँ साथियों, यकीन के साथ कह रहा हूं, और जितना एग्जाम दिया हूं बिहार दरोगा 3 बार, ईएसआई में मेरिट नहीं बना, 2446 में रनिंग नहीं हुआ, 2213 में भी रनिंग नहीं हुआ, ठीक। और बीपीएससी 68 में पीटी नहीं हुआ, 67 में मेंस नहीं हुआ। इन सबों के हिसाब से एक क्वेश्चन दर्रा से जरूर रहेगा, ठीक ना। जम्मू कश्मीर के दर्रे, बनिहाल, जम्मू को श्रीनगर से, बुर्जिल को श्रीनगर से, गिलगित से, ओके। तो जब बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में है काराकोरम दर्रा, जो लद्दाख को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। खरदुंग दर्रा सियोक और निब्रा घाटी को जोड़ता है। और लनक ला दर्रा लद्दाख के तिब्बत के लहासा से जोड़ता है। और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है खरदुंगला दर्रा, ओके, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, तेमसा और मागसा दर्रा। बारालाचा दर्रा मंडी को तिब्बत से जोड़ता है, बारालाचा दर्रा। तेमसा दर्रा कुल्लू के स्फीति से और मांगसा। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ओके। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांगयापा दर्रा, ओके। और साथ ही दीफू दर्रा, ये कहां स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ओके। उसके बाद आपका सॉरी दोनों तरफ है, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा जम्मू और पुंछ को जोड़ता है। और जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, तो काराकोरम लद्दाख, लद्दाख में क्या है, तो चांगला और अंगिला। चांगला लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है, ओके। और अहिला लद्दाख को चीन और सिंगयांग से। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा, ओके। लिपुलाख दर्रा कुमायूं को तिब्बत से, और मुरलिंग दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से। जलेपड़ा दर्रा भी सिक्किम में है, ओके। कहता है बोमडीला दर्रा तुआंग घाटी को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र में। दिहांग दर्रा भी ब्रह्मपुत्र में। और दीपू दर्रा भी कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र में, अरुणाचल प्रदेश को मान लीजिए। काराकोरम दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ी के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तमिस बेसिन का मार्ग जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा, तो काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है साथियों। लेकिन एक्चुअली में अभी वर्तमान में ये क्या है, तो इसी दर्रा से तो चीन अपना सीपीसी ले गया है ना, चीन पाकिस्तान कॉरिडोर, ओके। तो इसी दर्रा से ले गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा 5614 मीटर, तो इसमें तो चीन का कब्जा है, ओके। पीर पंजाल दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3090 मीटर। इस दर्रे से कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग मिलता है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में दक्षिण पश्चिम स्थित है। बर्निहाल दर्रा, देखिए बढ़िया है हाल, तो बर्निहाल और जम्मू को जोड़ रहा है श्रीनगर से। बनिहाल दर्रा हिमालय का प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग 1A
NH1 दर्रा से होकर गुजरता है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग से जोड़ती है साथियों। ओके, और शेष बात कहता है बनिहाल दर्रा हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की श्रृंखला का पर है, जिसे चीरते हुए भारत की सबसे बड़ी सुरंग के रास्ते जून 2013 में कुजी कुंड के बनिहाल रेल तक शुरू किया गया है। ओके, कहता है बनिहाल में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। समुद्र तल से 2832 मीटर 9291 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी स्थित यह दर्रा जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। कश्मीरी घाटी में कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ होता है हिमपात। क्या होता है? हिमवत अर्थ होता है। यह दर्रा टोडा जिले को 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बनिहाल में मंदानों के कश्मीर घाटी तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग है और सड़क। और कहता है मांगसा धुरा दर्रा। मांगसा धुरा उत्तराखंड राज्य में पूर्व में स्थित सीमांत नगर पिथौरागढ़ में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 5674 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पिथौरागढ़ स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर की यात्रा के लिए इस दर्रा से गुजरना पड़ता है। ओके, मानसरोवर अगर जाना है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे तो मांगसा धुर्रा दर्रा से आपको क्रॉस करना पड़ेगा। बारालाचा दर्रा यह समुद्र तल से ऊंचाई 4883 मीटर है, हिमाचल प्रदेश में है। ओके, आगे जब हम आपको बताएंगे कैसे बारालाचा दर्रा से होके शिव किला दर्रा से होके कैसे सतलज नदी आती है, उसके बाद रोहतांग दर्रा के पास से कैसे रावी नदी निकलती, सारा कुछ बताएंगे आपको। खरदुंगला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लेह से जोड़ता है। यह खरदुंग या खरद तो वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। ओके, 5300 इतना मीटर तो देख रहे हैं 5300 कितना है। ओके, स्थानीय शिखर संकेत और लो में शर्ट बेचने वाले दर्जनों दुकानदार या भ्रांतिपूर्ण द्वार है कि इसकी ऊंचाई 5602 मीटर के है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मयांत्रिक मोटर बल वाला दर्रा है। तो यह सही है, भांतरिक ऊंचाई नहीं, सही है। माना दर्रा यह उत्तराखंड के अंतिम गांव से माना स्थित है। यह उत्तराखंड के माना को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत का दक्षिण की सीमा पर स्थित है। ओके, यहाँ देख लीजिए पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और कालाकोलम दर्रा, ये सभी कहाँ स्थित है? काराकोरम तो आपका लद्दाख में स्थित है, बाकी सब कहाँ? कश्मीर में। उसके बाद बारालाचा, टिप किला और रोहतांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। माना, नीति और लिपुलेख कहाँ? तो उत्तराखंड में। उसके बाद बोमडीला, यांगयाप और दीफू और पहले 60 दर्रा, ये सब कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ओके, तथा नीति या उत्तराखंड भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और 5389 मीटर की ऊंचाई पर दर्रा क्या है? स्थित है। लिपुलेख दर्रा यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 5000 मीटर। नाथुला दर्रा यह भारत और चीन के बीच में जो रेशमी मार्ग था उसको लेकर क्या है? यह दर्रा इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा। ओके, इससे होकर नेशम मार्ग गुजरता था। इसका नाम चुंबी नदी इस दर्रे से बहती है। कौन? नाथुला दर्रा से चुंबी नदी बहती है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। पुनः कब खोला गया? 2006 में खोला गया। और नेपाल और भारत के बीच में विवाद का जो दर्रा था वो कौन था? आपका लिपुलेख दर्रा, बता ही दिए पहले ही। उसके बाद तेवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और में स्थित जिलों के मध्य महान हिमालय में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से 5360 मीटर 17590 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तेवसा दर्रा कुल्लू और स्पीति को जोड़ने वाले पिन पर्वतीय दर्रों से तुलना में आसान है और कम दूरी का मार्ग है। ओके, और सुंदर स्पीति घाटी हिमालय के पहाड़ों से। जलेपला दर्रा इसकी समुद्र तल ऊंचाई 4270 मीटर है। यह सिक्किम में है। इसका सामरिक महत्व है। नाथुला और जलेपला दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। इसका निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है। इस नदी द्वारा हुआ, तिस्ता नदी काट काट के जलेपला दर्रा का निर्माण कर दिया है। बोमडीला इसकी समुद्र तल ऊंचाई 2217 मीटर है। इस दर्रे से तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। और तवांग में क्या हुआ है आपका? तो विवाद हुआ है भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में, और भारतीय सेना ने क्या किया? चीनी सेना को एकदम पोह दिया इस बार। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कहता है दीफू दर्रा, दीफू अथवा टीफू अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दर्रा जो है 4587 मीटर की ऊंचाई पर है। अरुणाचल प्रदेश के स्थित लेह को मंडले म्यांमार तथा आसाम से जोड़ता है। दीफू यांगयाप दर्रा यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह दर्रा महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। थालघाट दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है। थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है साथियों? तो थालघाट देखिए, यहाँ होगा बोरघाट, यहाँ होगा थालघाट। थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक को कौन जोड़ेगा? थालघाट। मुंबई और पुणे को कौन जोड़ेगा? भोलघाट जोड़ेगा। ठीक है ना। और पालघाट किसको जोड़ता है? केरल
मुंबई को पुणे से बोरघाट, मुंबई को नासिक से थालघाट। तो थाली बजेगा नासिक में, थाली बजेगा नासिक में, भोर होगा पुणे में, याद रखना है। और पालघाट दर्रा यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 305 मीटर स्थित है। यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी को अलग करता है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और कहा जाता है कि जब लौटती हुई मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु के तट पर टकराती है, इसी पालघाट दर्रे से होकर कहाँ होते? केरल में वर्षा कराती है। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा होता है? तो वह है केरल। चांगला भारत लद्दाख क्षेत्र में स्थित यह पहाड़ी दर्रा है। यह क्या है? 5,360 मीटर ऊंचा है और ऊंचाई पर काराकोरम और लद्दाख पर्वतमाला नामक श्रेणी। और कहता है दक्षिण भारत में पर्वतों के 7 भाग में बांटा गया है। दक्षिण दक्षिण भारत के पर्वत अरावली पर्वत, सतपुरा पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पलनी हिल, विंध्य पर्वत, पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर्वत। आइए सबको बारी बारी देखते हैं। अरावली, अरावली की शुरुआत कहां से होती है? इस तरह से अरावली का निर्माण होता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में से एक है, जिसे आप क्या कहते हैं? भ्रंशन पर्वत भी कहते हैं। अरावली राजस्थान अरावली, इस भाग में सीकर, झुंझुनू, अलवार, जयपुर आते हैं। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है और रघुनाथ सीकर में इतना मीटर। और मध्य हिमालय अरावली के इस प्रदेश की अजमेर आता है और इसकी ऊंचाई 700 मीटर है। और सर्वाधिक ऊंची चोटी 933 मीटर, अजमेर 833। और कहता है दक्षिण अरावली, अरावली के इस भाग में राजसमंद और सिहोरी, उदयपुर, डंगपुर आदि आते हैं। इस भाग में औसत ऊंचाई 1,000 मीटर है और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। तो गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सिरोही में, सिरोही में स्थित है। ओके, और गुरु शिखर को ही क्या कहा जाता है? तो संतों का टीला कहा जाता है। और किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। यहाँ उसे दिया हुआ है, कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर कहा था, गुरु शिखर को। ओके, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी क्या है अरावली की? गुरु शिखर है। ओके, यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय का महान मंदिर स्थित है। दक्षिण अरावली में तिस्कारी नुमा पर्वत के मध्य 1559 में उदय सिंह के उदयपुर शहर की स्थापना। उदयपुर में जागरा व रागा पहाड़ियों के मध्य में प्रदेश के देशद्रोह कहा जाता है। आइए अरावली की चोटियां। गुरु शिखर 1722 मीटर या 1727 मीटर, सिरोही जिले में है। चेरा 1597, दिलवाड़ा माउंट आबू में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको पता ही होगा, 1442 मीटर। दरगाह उदयपुर में। अंचलगढ़, सिरोही और रघुनाथपुर सीकर। ओके, और अरावली पर्वतमाला की ही एक चोटी है जिसका नाम है रायसेना हिल्स, जिस पर आपका क्या स्थित है? जिस पर आपका साथियों भारतीय भारतीय राष्ट्रपति का निवास स्थान स्थित है। अरावली भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में स्थित बलित पर्वतमाला, जो कि उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की दिशा में लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वतमाला में से एक है। अब अरावली कैसी पर्वत थी? तो बलित पर्वत थी। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ अरावली कैसी पर्वत हो गई? तो एक, हाँ सही बात है, धीरे धीरे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आ गई। शिखरों की पंक्ति भारत में पश्चिम उत्तर भाग में स्थित है। बलित पर्वतमाला, जो कि उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 1,000 किलोमीटर तक लंबाई में माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी। यह पर्वतमाला भारत के जल विभाजक की काम करती है। ओके, और जल विभाजक का भी काम करती है अरावली पर्वत श्रेणियां। और अरावली पर्वत श्रेणी से बनास, लूनी, सखी और साबरमती नदियां निकलती है। और लूनी नदी जो है कच्छ के रन में क्या हो जाता है? इंड हो जाता है। ओके, जरगा रेंज, हर्षनाथ रेंज, दिल्ली रेंज। जानवे करते हैं दिल्ली रेंज क्या है? इसी पर रायसेना हिल स्थित है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सर्वाधिक प्राचीन बलित पर्वतों में से एक है। इसलिए वर्तमान में यह पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपूर्ण संपन्न इस पर्वतमाला का विस्तार दिल्ली से होकर गुजरात राज्य तक है। यह क्षेत्र भारत में बृहद जल विभाजक का अंग है, जो भारत में गंगा और यमुना की सहायक नदियों और पूर्वी राजस्थान की नदियों के प्रवाह क्षेत्र को अलग करता है। ओके, क्या करता है? भारत में गंगा और यमुना को अलग करता है। कौन? अरावली रेंज। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कम वर्षा होने के कारण क्या है? तो ये अरावली श्रेणी है, क्योंकि अरावली श्रेणी क्या है? और इस तरह से इसे समांतर है। तो जब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो पैरेलल निकल जाती है और उत्तर पूर्वी मानसून इसको पार नहीं कर पाती है। इसलिए राजस्थान के इस पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होता है। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा दक्षिण दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है, जिसका नाम है थार मरुस्थल, जिसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चुंगलिस्तान कहते हैं। यह पर्वत जैव विविधता के मामले में समृद्ध है और यहाँ कई तरह के औषधियां पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला में उत्तरी विस्तार दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। पर्वतमान लाल बलुआ पत्थर और अन्य खनिजों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे खनन से अरावली पर्वत श्रेणियां क्या है? तो खत्म ही हो रहा है। ओके, माउंट आबू पर्यटन स्थल।
सिरोही जिले का माउंट आबू अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। यह गुजरात राज्य के पंपनार से केवल 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माउंट आबू पर्यटन स्थल के देखिए, माउंट आबू यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ गुजरात खत्म होता है, माउंट आबू स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। सिरोही जिले में है। ओके। इस मंदिर का निर्माण सफेद रंग के पत्थर से किया गया है। अचलगढ़ का किला भी महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है, जिसका निर्माण मेवाड़ के राणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ स्थित नक्की लेक लघु और क्या है, प्राकृतिक सुंदरता के एक उदाहरण है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। माउंट आबू में अधर देवी, श्रीनाग देवी और दंते हिंदू मंदिर है तथा विंध्य क्षेत्र रेंज भारत में मध्य ऊपरी भाग में दक्षिण ढलान के निर्माण करने वाली हुई है। पश्चिमी पश्चिमी गुजरात राज्य को यह मध्य प्रदेश के लगभग 600 की तरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए विंध्य रेंज, विंध्य रेंज आइए। ओके, आइए विंध्य रेंज देखते हैं। कहते हैं 1500 से 3500 मीटर फीट, लगभग 450 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदियां सहित गंगा यमुना प्रणाली की मुख्य दक्षिण सहायक नदियों को जन्म देने वाली पर्वत श्रेणी है बिंद। ओके। और जिसकी क्षैतिज बलुआ पत्थर की संरचना के कारण पहाड़, समतल श्रेणी और पठारी होती है। तथा दूसरी शताब्दी ईसाई ग्रीक भूगोलवेत्ता टोलमी ने उन्हें क्या कहा था, विंडस कहा था। कहता रेंज को उत्तरी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच सीमा विभाजन का काम कौन करता है, विंध्य पर्वत श्रेणी कहता है। ओके, आइए विंध्य पर्वत श्रेणी जो है ये 7 पर्वत श्रेणियों का एक अंग है। इसलिए सतपुरा श्रेणी उत्तर में नर्मदा। ओके, अब कहता है सतपुरा श्रेणी उत्तर में नर्मदा की घाटी और दक्षिण में स्थित तापी घाटी के बीच विंध्य के समानांतर स्थित है। सतपुरा और विंध्य की दो पूर्वी पश्चिम श्रेणियां भारतीय महाद्वीप को, उत्तर भारत को इंडो गंगा मैदान से दक्षिण भारत के दक्षिण पठार को अलग करती है। सतपुरा पर्वत श्रेणी देख लीजिए, पहले क्या है, हिमालय खत्म हो गया इस तरह से। ओके, वो से उसके बाद एक भारत का छोटा सा मैप ही बना लेते हैं, छोटा सा मैप बना लेते हैं और उसको आपको बात समझाते हैं। देखिए इस तरह से, अगर क्या है थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया, यहाँ रहेगा, ठीक। तो इस तरह से अगर भारत है तो यहाँ आपका हिमालय ऐसे आता है, और हिमालय के बाद यहाँ पर क्या है आपका विंध्य क्रम चट्टान है। इसके नीचे क्या है आपका, यहाँ पर क्या है अरावली है, यहाँ क्या है सतपुरा, और यहाँ पर कौन सी नदी है, तो इस तरह से गंगा जा रही है, यहाँ गंगा के समानांतर यहाँ यमुना जा रही है। ओके, और यहाँ पर आपको नर्मदा जाएगी ऐसे, और फिर यहाँ ताप्ती जाएगी। ओके, ठीक ना। सतपुरा, सतपुरा पर्वत श्रृंखला की स्थिति 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सतपुरा रेंज पूर्वी गुजरात से शुरू होकर प्रायद्वीपीय भारत के सबसे चौड़े हिस्से में लगभग 900 किलोमीटर तक फैला है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं से होकर पूर्व के छत्तीसगढ़ तक जाती है। सतपुरा रेंज आकार में त्रिकोणीय है और इसके शीर्ष पर रत्नापुरी और अन्य दो पक्ष ताप्ती और नर्मदा नदी की घाटी समानांतर है। ये दोनों प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। नर्मदा एवं पूर्वी मध्य प्रदेश में निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। पूर्वी मध्य प्रदेश क्या है, और विंध्य रेंज और सतपुरा श्रेणी को स्पर्श करते हुए संकीर्ण घाटी के माध्यम से, इसीलिए नर्मदा क्या है साफ नदी की श्रेणी में भी आती है, या फिर खंबात की खाड़ी में आती है। ताप्ती नदी तथा नर्मदा के 80 से 160 किलोमीटर दक्षिण में एक छोटे समानांतर पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, जो सूरत में अरब सागर में मिलने से पहले महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी और महानदी जैसे कुछ नदियां और उनकी सहायक नदियां क्रमशः दक्षिण में दक्कन पठार और की सीमा से पूर्वी भाग में बहती है। और ये नदियां कहता दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। कहता सतपुरा रेंज की परिस्थिति की, सतपुरा पर्वत मुख्य रूप से विद्वान ग्रेनाइटो कॉटरजाइट से बना है और यह बैसाल्ट लावा से आच्छादित है। अधिकांश सीमाएं वनों और घिरी हुई क्या वन पर्वतीय लघुप्राय जानवरों सहित कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। कुछ उदाहरण में बंगाल टाइगर, गौर, धोल, सुस्ती, भालू, चार सिंह वाले मिर्ग और कृष्ण पक्षी शामिल है। सतपुरा अब कई बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पहले यहाँ जंगली भारतीय हाथी और शेरों का निवास स्थान हुआ करता था। कान्हा टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व,
बोरी रिजर्व, फॉरेस्ट गुमलाम और सतपुरा नेशनल पार्क जैसे कई। सतपुरा रेंज में आकर्षक स्थान, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं सतपुरा का, लेकिन इतना याद रखिएगा सतपुरा का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो क्या है आपका, तो वो बता देते हैं आपको। ओके, तो पंचमढ़ी। ओके, और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो है अही पंचगढ़ी के पास क्या है, धूपगढ़ है। क्या है, धूपगढ़ है, तो याद रखिएगा। और ये पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ लोग क्या करते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं। बाकी आपको पता है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद कान्हा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सबका है मध्य प्रदेश में। बेरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पेंच नेशनल पार्क भी सतपुरा के मध्य, और अमरकंटक तीर्थ राज या तीर्थ स्थलों के राजा के रूप में जाना जाता है। अमरकंटक एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र वाला एक तीर्थ शहर है। यह विंध्य और सतपुरा पर्वत में मिलन बिंदु पर स्थित है। यह मैकाल हिल्स पूर्ण रूप से निर्मित है, और यही मैकाल हिल्स जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जिससे नर्मदा, ताप्ती और सोन नदियां, नर्मदा और सोन नदी निकलती है, जेहलिया नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और क्या चीज, जेहिला नदियां निकलती है। अमरकंटक, और जेहिला किसकी सहायक नदी है, महानदी की। अमरकंटक शहर औषधीय गुणों से भरपूर वनस्पतियों से घिरा हुआ है। अमरकंटक में मुग्ध हरे भरे वन वाले बेल्ट अजर अमरकंटक। अब छिंदवाड़ा हो गए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। हूँ मेरे, आइए अभी थोड़ा देर और चलते हैं। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा और मिल ही गया होगा, तो जिसमें जो इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का भूविज्ञान, पश्चिमी घाट को भूविज्ञानिक में संबंध में दो मत हैं। पश्चिमी घाट के पहाड़ क्या है, ब्लॉक पर्वत के हैं, जो अरब सागर में भूमि में एक हिस्से से नीचे की ओर मुड़ने के कारण बने हैं। ओके, पश्चिमी घाट कैसे बना है, तो अरब सागर एक नीचे धस गया है और पश्चिमी घाट उठ गया है। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं और एक बैठ जाए, तो आप तो हमसे ऊंचे हो जाइएगा, या कोई भी चीज जैसे ये है और हम ऐसे बैठ जाए, ये ऐसे ऊंचे हो जाएगा, हम ऐसे देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही है, पश्चिमी घाट कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। ओके, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानों में बैसाल्ट, चेनेकाइट्स, ग्रेनाइट, खंडोल्स, लेफ्टनाइट, मेसोटाइट, नीस। भौगोलिक विस्तार, पश्चिमी घाट उत्तर में सतपुरा रेंज से गोवा के दक्षिण कहां से स्थित है, तो सतपुरा रेंज से लेकर गोवा के दक्षिण में कर्नाटक के मध्य, केरल के तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी में हिंद महासागर तक फैला है। पहाड़ों की 30 से 50 किलोमीटर की श्रृंखला लगभग भारत में पश्चिमी तट के समांतर चलती है। ओके, और ये कितनी लंबी है, तो 1600 किलोमीटर लंबी है, और लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। कर्नाटक में मैसूर, दक्षिण पूर्व में नीलगिरी पर्वतमाला, पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट से जोड़ने वाली सेबराय श्रेणी और तिरुमाला श्रेणी के आगे पूर्व मिलते हैं। केरल के अनायमुड़ी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो अनायमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। ओके, तो यहाँ तक कि हिमालय श्रेणी की चोटियों को छोड़ दिया जाए तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन, यह रेंज मथुरान, लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगनी और पश्चिमी घाट को जो है सहाद्री भी कहते हैं। ओके, और इसी में चोटी है कलसुबाई, कदरमुख और कुडांगा हिल्स स्टेशन है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, ये है पेरियार, भरतपुजा, नेत्रवाती, सुरावती, मांडोवी आदि। कम दूरी की यात्रा और तेज ढाल के कारण पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां का बहाव तेज होता है, और यह नदी घाट जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। यह पश्चिमी घाट में जल विद्युत उत्पादन, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो पश्चिम घाट से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है, उसमें तीन प्रमुख नदियां शामिल है, वो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो बताएंगे डिटेल से, गोदावरी कैसे महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कृष्णा कैसे कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है, सब कुछ बताएंगे। रुक जाइए, नदी में आइए तो कराएंगे ये सब। ठीक, छोटी सहायक नदियां जैसे तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती, कमनी, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां की तुलना में धीमी गति से बहती और अंतः कावेरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियां में मिल जाती है। जलवायु और वनस्पति, देखिए अगर कहा जाए कि भारतीय महाद्वीप में, उप महाद्वीप में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट को कहा जाता है हॉट तप्त स्थल। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में मुख्य रूप से सागौन, साल, शीशम, चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, और यही चंदन वाला श्री चिल्ला का जंगल और पुष्पा भाई झुकेगा नहीं साला,
यही चंदन की लकड़ी वाला है ना, आप लोग देखे होंगे मूवी पुष्पा भाई, एकदम जब तक बनेगा नहीं शिक्षक तब तक झुकेगा नहीं साला, जब तक बनाएगा नहीं शिक्षक तब तक भी छोड़ेगा नहीं साला। ओके, तो इसी का तरह है। ओके साथियों, तो दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए आपका अपना छोटा भाई सर्वेश क्लासेज केजी जी को। ओके, जलवायु और वनस्पति, यहाँ के जंगलों और भूमध्य सागरीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तथा सदाबहार वन भारत में कहाँ पाया जाता है, तो केरला में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सदाबहार वन किसे कहते हैं, वैसा वन जो अपनी पत्तियां कभी ना गिराए उसे कहते हैं सदाबहार वन। इंग्लिश में कहते हैं एवर ग्रीन फॉरेस्ट। ओके, कम से कम 350 विश्व स्तर की संकटग्रस्त प्रजातियां, जीवों को भैंस और मछलियां पाई जाती है। उच्च पर्वतीय वन परिस्थिति और भारतीय मानसून पर्यटन को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी घाट गर्मियों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है। पश्चिमी ढलानों में उष्णकटिबंधीय है और उष्णकटिबंधीय आदि चौड़ी पत्ती। वन्य जीव, कहा जाता है कि पश्चिमी घाट में वन्य जीव के मामले में बहुत वन्य जीव पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मांसाहारी नीलगिरी माल्टन ब्राउन सिबेट कई प्रजातियां स्नातनिक रूप से पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के 2 बायोस्फीयर रिजर्व है और भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट सबसे बड़ा सन्निहित संरक्षित क्षेत्र है। इसमें नागरहोल के सदाबहार वन, कर्नाटक के बांदीपुर, कहता है नीलगिरी में कौन कौन आता है, तो नागरहोल के सदाबहार वन, कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागू के पर्णपाती वन केरल और तमिलनाडु राज्य के वायनाड और मिंदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र शामिल है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, भारत में कुमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतिम इलाकों में से है। पश्चिमी घाट का महत्व, तो मोस्ट इंपोर्टेंट महत्व है। अगर पश्चिमी घाट नहीं रहता तो दक्षिण पश्चिम मानसून से अच्छी वर्षा नहीं होती। अगर पश्चिमी घाट नहीं रहता तो क्या होता, जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, कौन सा, गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये नदियां नहीं होती और पश्चिमी घाट नहीं होता तो दक्कन का जो ट्रैप है, जो दक्कन का ट्रैप है, जो ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी का भाग है, आपको बताएं इस तरह से है, नीचे का क्षेत्र ऐसे ऐसे, वो उसमें खेती नहीं हो पाती, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट पर्वतीय पूर्व की ओर बहने वाले प्रमुख नदियों का उद्गम केंद्र है। प्रायद्वीपीय अधिकांश आपूर्ति पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां करता है। और पश्चिमी घाट में पहाड़ भारतीय मानसून के दौरान शुरू कर देते हैं। और पश्चिमी घाट में गर्मियों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण अवरोध बनता है। और पश्चिमी घाट वायुमंडलीय CO2 का अवशोष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सदाबहार वन है। और यह अनुमान है कि अगर हर साल 4 मिलियन टन कार्बन को अवशोषित करता है कौन, पश्चिमी घाट, जैव विविधता का तप्त स्थल है ही, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता ही है। आर्थिक महत्व, पश्चिमी घाट में लो अयस्क मैग्नीज और बॉक्साइट अयस्कों की समृद्धि है। पश्चिमी घाट में जंगल के प्राप्त होने वाले लकड़ी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और बड़ी संख्या में वन आधारित उद्योग जैसे कागज, प्लाईवुड, पॉलीफाइबर इत्यादि का केंद्र क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के लिए खतरा क्या है साथियों, तो खतरा यह है कि पश्चिमी घाट में धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, तो पुष्पा भाई की तरह वनों का कटाई किया जा रहा है पूरा। उसके बाद प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उसके बाद क्या है, उद्योग धंधे ज्यादा लगाया जा रहा है, अति पशुपालन हो रहा है। वृक्षारोपण की पश्चिमी घाट में कृषि वानिकी प्रणाली में आज चाय, कॉफी, रबर और विभिन्न प्रकार की खेती की जा रही है। मसाला उत्पादन किया जा रहा है, जंगल को कम किया जा रहा है। और जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन कारण वर्षा भी प्रभावित हो रही है। कहा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता ये देखिए गौड़गिल समिति, तो हमें तो पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम जैसे इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं तो रुक जाते हैं और आपको करा जाते हैं। ओके, तो पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के रूप में जाना जाता है। इसने सिफारिश की थी कि पश्चिमी घाट के परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाए और केवल सीमित क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाए। कस्तूरी रंगन समिति, ओके, जो कि कस्तूरी रंगन समिति आपका क्या है, नई शिक्षा नीति से सभी संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कस्तूरी रंगन समिति। 2013 में इसने गौडगिल द्वारा प्रस्तावित प्रणाली को विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण संतुलित करने की मांग की। कस्तूरी रंगन समिति ने सिफारिश की कि पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्र के बजाय कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ही ESA के तहत लाया जाना चाहिए और ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, तो आपको बता दिए, थाल घाट दर्रा जो किसको जोड़ता है, मुंबई को नासिक से। बोर घाट दर्रा जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पलक्कर गैप जो कोयम्बटूर तमिलनाडु और पलक्कर केरल को जोड़ता है। अंबा घाट दर्रा रत्नगिरी जिले को कोल्हापुर से जोड़ता है। कोल्हापुरी चप्पल को क्या मिल चुका है, GI टैग। ओके, नैल घाट दर्रा पुणे जिले के कुर्जुनार से। अंबाली घाट दर्रा महाराष्ट्र के संतवारी से कर्नाटक के बेलग्राम को जोड़ता है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला मानेंगे और चौड़ी, कहता है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का स्थान, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम बंगाल राज्य से शुरू होता है और दक्षिण में तमिलनाडु में समाप्त होता है। सस्ते में पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सहित कई राज्यों को कवर करती है।
उड़ीसा में पूर्वी घाट मयूरभंज जिले में उत्तर पश्चिमी सिलमी से शुरू होता है और पूर्वी मलकायगिरी पर्वत जाता है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के भूगोल, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कटा सटा है, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की वजह से पूर्वी घाट का जो मैदानी भाग है वो ज्यादा चौड़ा है। ओके, कहता है पूर्वी घाट की विशेषता, पूर्वी घाट बड़ी विशेषता यह है कि इसकी प्रकृति समृद्धि है। पूर्वी घाट में जलमार्गों का विभाजन करता है। बड़ी वर्षा के कारण क्षेत्र में बेहतर खेती होती है यूरोपीय घाटों के साथ, इसलिए विभिन्न परिस्थिति की स्थिति तथा वन्य जीव विस्तृत है और पूरे एशियाई जानवरों को सबसे पहले पूर्वी घाट में पर्वत श्रृंखला का उल्लेख, पूर्वी घाट के श्रृंखला में उल्लेख है देवमाली पर्वत, मलयगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की एक सर्वाधिक ऊंची चोटी में कौन आता है? महेंद्रगिरी। लेकिन अभी जो है नया नया जो आंकड़ा बता रहा है वो बता रहा है कि क्या चीज, पालकोंडा जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक ना, पहले आप लोग पढ़े होंगे महेंद्रगिरी भी, तो महेंद्रगिरी और पालकोंडा एक साथ आ जाए तो आप लोग पालकोंडा मार दीजिएगा, नहीं तो महेंद्रगिरी तो उड़ीसा में स्थित है ही। तुरीकोड़ा, देवगिरी, धारकोंडा, सावरी, हिमालय, बेटूर, सेबरा, नल्लामाला, किरनार, पंचराई पर्वत आदि। तमिलनाडु में केरलाई, पंचमाली, पूर्वी घाट के श्रृंखला के लोग पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला कुछ समुदाय जैसे जटायु, सवारा, कोंड तथा गोरा, खोंड, गाड़वा, मन्ने, डोरी कुछ जंगलों में निर्भर करते। पूर्वी घाट के श्रृंखला में जलमार्ग, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में महत्वपूर्ण जलमार्ग गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी पर है। पेन्नार के साथ साथ पलार नदियां हैं। पूर्वी घाट में पर्वत श्रृंखला तो सिमली पाल नेशनल वार्ड, क्रिक्सियन एरिया, श्री राष्ट्रीय क्रिएशन निर्माण, भीम भीतर करी का नेशनल पार्क, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। आइए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर है आपका क्या चीज, पश्चिमी घाट, यहाँ पर है आपका पूर्वी घाट, और यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु के एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस क्षेत्र में बहुत सी पर्वतीय स्थल हैं जो क्या है, जो उपयुक्त पर्यटन केंद्र बनाती है। नीलगिरी का इतिहास 11वीं से 12वीं शताब्दी शुरू होता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख शिल्पादिकम में किस में मिलता है, शिल्पदिकरम में मिलता है। और नीलगिरी उन सभी शशांक शासकों का हिस्सा रहा जिन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आता है। यह सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोडा बेटा है, दोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और कहा जाए तो दक्षिण भारत की यह क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला कौन है, अनायमुडी। ओके, यह दर्शनीय स्थल की बात करें तो निसंदेह रूप में यहाँ का नाम ऊटी ही आता है। ऊटी ऊटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सरकारी बृहस्पति उद्यान, इस उद्यान का डिजाइन मैके रोवर ने 1857 से कब 1867 में बनाया था। इसके उद्यान में लिंडली का प्राकृतिक सिस्टम है। यह रोज गार्डन, यहाँ रोज गार्डन भी है, ऊटी झील है, चिल्ड्रेन पार्क भी है, कोट्टी वाली, डोडा बेटा, पैकरा, मुदुमलाई, पलानी पहाड़ी। तो पलानी पहाड़ी इंपॉर्टेंट है। पलानी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में लगभग 150 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पलानी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बुसबा डी 16 है। पलानी पहाड़ी में जंगलों की 16 कहा जाता है। पाली की पहाड़ी के लोग थुम पुष्प त्योहार मनाते, क्या मनाते हैं, थाई पुष्प त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ही है। मृदुमलाई भी देख लीजिए, दक्षिण भारत की अपनी तरह की पहला मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य केरल कर्नाटक की सीमा पर स्थित है और 321 वर्ग किलोमीटर के फैले इस अभ्यारण्य के पास ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित, कर्नाटक में स्थित है। इन दोनों उद्यान को मयूर नदी अलग करती है। मैसूर और ऊटी की जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग इस उद्यान से होकर गुजरती है। मृदुमलाई में वन्य जीव की अनेक प्रजातियां देखने को मिलती है, जैसे लंगूर, बाघ, हाथी, गेंडा। इनके अलावा यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी भी देखे जाते हैं, जैसे मलाबार। तो इस भाग को क्या कहते हैं, एक बार छोटा सा मैप बनाए और आपको पूरा समझा दे, जितना अभी तक समझाएं याद रखने के लिए। देखिए, अगर आपका इस तरह से क्या है, इस तरह से अगर आपका क्या है, अगर इस तरह से आपका भारत है, मोटा मोटी समझिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, हिमालय, हिमालय का काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद क्या है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और फिर शिवालिक। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्या है, तो बिंद पर्वत, यहाँ पर क्या है, अरावली, यहाँ पर क्या है, सतपुरा, यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट, यहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट, दोनों का मिलन स्तर पर क्या है, नीलगिरी। उसके बाद क्या है, पलानी, उसके बाद सेबराय की पहाड़ी। ओके, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा पूरे डिटेल से। अब हम लोग भारत के प्रमुख पठार के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी समस्या है तो आप लोग हमें क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी
व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए और हमें अपनी समस्या बताइए, हमारा जो भी उसका समाधान होगा करेंगे। और ये सभी क्लास जो अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। ये जो क्लास था आपका, ये था भारत का संपूर्ण भूगोल पार्ट 1 एचडी क्लास, डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पीडीएफ से। ओके, तो ये सभी क्लास आप जरूर देखिएगा। मॉक टेस्ट भी डिटेल से कराया गया है और अर्थव्यवस्था की क्लास भी कराई गई है, करेंट अफेयर भी है। ओके, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे थे साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग सर्वेस क्लासेस केजीजी। प्लीज, विधायक चाचा कह रहे हैं, देख रहे हैं ना, विधायक चाचा कह रहे हैं प्लीज लाइक कर दो भैया का चैनल, सर्वेश भाई का चैनल, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। और पीडीएफ के लिए जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल से। इसके पीडीएफ तो मॉडल सेट, ये तो पीडीएफ आपको मिल ही गया होगा, और इस पीडीएफ को भी चाहिए तो जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप, कोई भी सजेशन सुझाव हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी आप लोग जुड़ ही सकते हैं। तो आइए, इन सबों के साथ आपसे विदा लेते हैं। महाकाल की जय। खूब मन लगा के पढ़ना है, खूब मन लगा के पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्या चीज वही, तब तक आप देख रहे थे सर्विस क्लासेस केजीजी। अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्विस क्लासेस केजीजी, लाइक सब्सक्राइब शेयर, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। जय।